हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग आपके घर पे हो, सेफ हो और आपकी हॉलीडेज जो है वो एंजॉय कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम एवरी वन ऑफ यू ऑल टू दिस वंडरफुल जर्नी ऑफ सीए। एकदम सही डिसीजन लिया आपने सीए कोर्स को ज्वाइन करने का। और इसी जर्नी में मैं आपके लाइफ में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देने वाली हूँ बाय टीचिंग यू द सब्जेक्ट ऑफ लॉ इन सीए फाउंडेशन। ये जो कोर्स है बहुत ही बढ़िया कोर्स है और आपको सच में मजा आएगा पूरे जर्नी के दौरान। यही जो कोर्स होता है सीए का वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। पहले है हमारा सीए फाउंडेशन, फिर है सीए इंटरमीडिएट और फाइनली होता है हमारा सीए फाइनल। जैसे आप फाइनल क्लियर करोगे और आपके नाम के आगे सीए ये टैग आ जाएगा, आई 100% गिव यू द गारंटी आप खुद को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करोगे। इनफैक्ट खुद का क्या, लोगों का भी जो नजरिया है आपकी तरफ वो टोटली बदल जाएगा। तो इसी जर्नी में मेरा क्या रोल रहेगा? सी फाउंडेशन में मैं आपको पेपर नंबर 2 पढ़ाने वाली हूं, दैट इज ऑफ लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं इंग्लिश। पहली बात तो ये सारा कोर्स शुरू करने के पहले एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए। उहू। अभी तक की जर्नी आप लोगों की 12th स्टैंडर्ड तक की मैं बिलीव करती हूँ बहुत ही अच्छी रही होगी, बट ये जो जर्नी है सीए की बहुत ही हटके है और बहुत मजा आएगा आपको ये पूरा कोर्स करने में। तो बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन बताना चाहती हूँ हमारे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। आप स्क्रीन को देखिए। हाय एवरीवन, हेलो, ये स्टार्ट हो गया है। हो सकता है नेट में आज कुछ प्रॉब्लम होगा, तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू ऑल कि आज के दिन के लिए आप सिर्फ थोड़ा सा बेयर कीजिए। अगर बफर हो रहा है आपका वीडियो, आप ऑडियो पे ध्यान दीजिए। आज राइटिंग में मैं कुछ भी नहीं करवाने वाली हूँ आप लोगों से। आज एक्चुअली पहला दिन था, मुझे खुद को नहीं पता था इंटरनेट का इतना ज्यादा स्पीड लगने वाला है, बट फ्रॉम टुमारो आई गिव यू 100% अश्योरिटी कि मैं सारा इंटरनेट का टेक्निकल इशू जो है वो रिजॉल्व कर लूंगी। तो कल अगर जस्ट इन केस आपको वीडियो में देखने में प्रॉब्लम आ रहा होगा, कल से ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। आज सिर्फ आप थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन दीजिएगा ऑन माय ऑडियो इफ द वीडियो इज बफरिंग। ओके, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। यस आई नो द वीडियो इज बफरिंग, तो वही चीज मैं कह रही हूँ, अगर वीडियो बफर हो रहा है आज सिर्फ आप मेरी ऑडियो सुनिए। कल से हम लोग जो भी टेक्निकल इश्यूज है उसको रिजॉल्व कर लेंगे, ताकि कल आप ऑडियो भी सुन पाओगे और विजुअली मेरे को देख भी पाओगे, है ना? ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का नाम जो है, इट इज बिजनेस लॉ, करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। यही जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, इट इज कंप्राइजिंग ऑफ 100 मार्क्स। हर एक पेपर देखो, आपके फाउंडेशन के कोर्स में 4 पेपर्स होने वाले हैं। सबसे पहला आपका अकाउंट्स होगा, फिर दूसरा होगा आपका लॉ का पेपर, तीसरा होता है आपका इकोनॉमिक्स का पेपर, और फोर्थ पेपर जो होता है वो होता है मैथमेटिक्स का पेपर। तो मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ दैट इज गोइंग टू बी द सेकेंड पेपर, दैट इज पेपर नंबर 2, जो होने वाला है लॉ का। यही लॉ का जो पेपर है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा जो है वो है लॉ का, और दूसरा हिस्सा जो है वो है इंग्लिश का। और यही लॉ का जो हिस्सा है उसमें आपको पढ़ने होंगे 5 एक्ट्स। कौन से 5 एक्ट्स है आपको नजर आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे। पहला एक्ट जो आप देखने वाले हो दैट इज गोइंग टू बी द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहली एक्ट है जो आप पढ़ने वाले हो। दूसरी जो एक्ट है जिसके बारे में आपको सिखाने वाली हूं दैट इज गोइंग टू बी द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। The third act that you all will be learning, that is going to be the Partnership Act. फोर्थ एक्ट जो आप पढ़ने वाले हो वो है LLP एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी
पार्टनरशिप एक्ट, और पांचवी एक्ट जो रहेगी वो है हमारा द कंपनीज एक्ट 2013। ऐसे करके 5 एक्ट्स आपके पूरे के पूरे सिलेबस में है जो आप पढ़ने वाले हो, और यही 5 एक्ट्स का वेटेज जो है दैट इज गोइंग टू बी इन ऑल 60 मार्क्स। तो अब देखो, आप बोलोगे मैम, ओ मैम, हमारा पेपर जो है वो तो 100 मार्क्स का है, बट अब आप कह रहे हो कि ये जो 5 एक्ट्स है उसका वेटेज 60 मार्क्स का है, ऐसे कैसे है? ऐसे इसीलिए क्योंकि 60 मार्क्स जो रहेगा वो लॉ रहेगा, और बाकी का 40 मार्क्स जो है दैट इज गोइंग टू बी बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, विच विल बी फॉर इन ऑल 40 मार्क्स। तो 40 मार्क के लिए आपको इंग्लिश जो है वो आने वाला है, जिसमें आपको पढ़ाया जाने वाला है फॉर्मल लेटर्स कैसे लिखते हैं, कंपनीज की मीटिंग की नोटिस कैसे ड्राफ्ट की जाती है, एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करने हैं, वोकैबुलरी से रिलेटेड, इडियम से रिलेटेड बहुत सारा आपको इंफॉर्मेशन दिया जाने वाला है इन इंग्लिश। तो ऐसे करके 60 प्लस 40 कुल मिला के आपका जो पेपर रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 100 मार्क्स। बट देखो, एक्चुअली जब आप इंस्टीट्यूट का पेपर देखोगे ना, आप रियलाइज करोगे ये 100 मार्क्स का पेपर आता है फॉर अराउंड 116 मार्क्स और 120 मार्क्स। तो बेसिकली आपको 16 टू 20 मार्क्स का ऑप्शन आता है, आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ये 120 मार्क्स में से आपको अटेम्प्ट करना होता है ओनली 100 मार्क्स। तो वो बहुत ही एक बढ़िया चीज है जो इंस्टीट्यूट ने आपके करिकुलम में ऐड की हुई है, और इसी कोर्स को पढ़ाने के लिए मैं आपको देने वाली हूं 4 बुक्स। सबसे पहली बुक जो है मेरी मेन बुक है, जिसमें आपके पांचों के पांचों एक्ट्स जो है वो कवर्ड होने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे, मैं आपके स्क्रीन में डिस्प्ले करना चाहती हूँ मेरी बुक, और यही बुक के फर्स्ट चैप्टर के नोट्स जो है उसका पीडीएफ मैंने नीचे अपलोड किया हुआ है। तो मैं चाहूंगी आप लोग ये सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर दो, और कल जब हम लेक्चर शुरू करेंगे उसके पहले आई वांट यू ऑल टू हैव द हार्ड कॉपी ऑफ दीज नोट्स जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो देखो, मेरी पहली बुक जो है वॉल्यूम नंबर 1, वो कुछ ऐसी दिखने वाली है। सो लुक, मैं जूम इन करती हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से नजर आए। देखिए, तो ये मेरी पहली बुक है। अगर आप देखोगे ये बुक जो है ये कलर्ड बुक है। तो कलर्ड क्यों? मैंने बुक को इसीलिए कलर्ड बनाया है क्योंकि मैं चाहती थी कि आपका वर्कलोड घर पे काफी कम हो जाए। मैंने क्या किया है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है उसको ब्लू में हाईलाइट किया है। तो अगर आप देखोगे हर एक पैराग्राफ में कुछ ना कुछ ब्लू में मार्क्ड है, दीज आर द की वर्ड्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। एक बार आपने फुल रीडिंग कर ली, सेकेंड टाइम अगर आपको रीड करना है वापस से या रिवाइज करना है, आपको 1 to 1 रीडिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन ब्लू वर्ड्स को आपने रीड किया, योर वर्क इज ओवर। साथ ही साथ मेरी सेकेंड बुक जो है वो है क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक में मैंने इंस्टीट्यूट के सारे पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस अलोंग विद द आंसर्स दिए हैं। साथ ही साथ इंस्टीट्यूट का आरटीपी आता है हर अटेम्प्ट में, उसके भी सारे क्वेश्चंस अलोंग विद द आंसर्स दिए हैं। साथ ही साथ अर्लियर जो कुछ सिलेबस जो था वो आईपीसीसी के कोर्स में होता था, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक प्रोविजंस जो थे वो आईपीसीसी ओल्ड कोर्स में होते थे, तो इंस्टीट्यूट उसमें थ्योरी क्वेश्चंस पूछती थी। वो सारे थ्योरी क्वेश्चंस मैंने ये क्वेश्चन बैंक में डाले अलोंग विद द सजेस्टेड आंसर्स। सो बेसिकली ऑल द क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल में सारे क्वेश्चंस जो है वो सारे क्वेश्चंस अलोंग विद द आंसर्स मैंने डाला है वॉल्यूम नंबर 2 में, विच इज द क्वेश्चन बैंक। वॉल्यूम नंबर 3 मेरी पीपीटी बुक है। जब कभी भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ, आप लोगों को देने वाली हूँ बहुत सारे पीपीटीज। जैसे कि एक पीपीटी मैंने अभी कुछ देर पहले आपके आंखों के सामने पेश किया था, दैट वाज रिलेटिंग टू द सिलेबस, कि सिलेबस में हम क्या क्या करने वाले हैं। ये सारे पीपीटीज आपकी पीपीटी बुक में होगा, जिसका वजह से आपका राइटिंग पार्ट जो है वो काफी कम हो जाएगा, और आप यही राइटिंग पार्ट
पे ना कंसंट्रेट करते हुए आप कंसंट्रेट कर सकते हो इन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी पार्ट एज वेल एज द लर्निंग पार्ट, क्योंकि देखो लॉ और अकाउंट्स का पेपर जो है वो होने वाला है आपका सब्जेक्टिव। जी हाँ, आप ध्यान में रख लेना, सिर्फ मैथ्स और इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव होने वाला है, जहां पे आपको होगा एक सवाल और 4 गोले, सही गोला लगा तो बिंगो, नहीं तो टिंगो, और 6 महीने बाद अटेम्प्ट दे दो। ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं है लॉ के पेपर के लिए और अकाउंट्स के पेपर के लिए। लॉ और अकाउंट्स ये दोनों भी पेपर जो है फाउंडेशन में होने वाले हैं टोटली सब्जेक्टिव पेपर्स, मतलब 1 to 1 आपको हर एक आंसर जो है वो लिखना रहेगा। और क्योंकि लिखना रहेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी द लर्निंग पार्ट एज वेल एज द प्रेजेंटेशन पार्ट। और इसीलिए मैंने क्या किया है, सारे पीपीटीज का मैंने पीपीटी बुक ही बना लिया है ताकि आप लोग लर्निंग में ज्यादा समय दे सको और कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ज्यादा समय दे सको। और मेरी आखिरी बुक विच इज द बेस्ट थिंग टू सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स इज द चार्ट बुक। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये पूरा सिलेबस जो है फाउंडेशन का लॉ का, वो मैंने क्या किया है, सिर्फ समराइज किया है 50 चार्ट्स में। मतलब अगर आपने ये 50 चार्ट पढ़ लिए, आपका पूरा का पूरा 60 मार्क्स का लॉ जो है ना वो कवर हो जाएगा। मैं एक हल्की सी झलक आपको बताना चाहती हूँ मेरी चार्ट बुक की, देखिए। कुछ ऐसे चार्ट जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ऐसी एक चार्ट बुक देने वाली है जिसमें कुल मिला के टोटली ओनली 50 चार्ट्स। 50 चार्ट्स मतलब आप समझ लीजिए 25 पेजेस की ये बुक है। ये 25 पेजेस अगर आपने पढ़ लिए तो 60 मार्क्स पूरा का पूरा जो है आपका कवर हो जाता है। हर कोई चीज जो है मैंने ये चार्ट बुक में डाली हुई है। सो बेसिकली सब कुछ जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है वो होने वाला है ओनली फ्रॉम द मटेरियल दैट आई एम गोइंग टू गिव टू यू। अब आप बोलोगे मैम ये मटेरियल आपने बनाया है इसीलिए आप ऐसा कह रहे हो अपनी हवा करने के लिए कि सब कुछ जो है आपके बुक्स में से आने वाला है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये मटेरियल मैंने बनाया ही नहीं है। द मेन बुक आई एम टॉकिंग अबाउट, ये मटेरियल जो है ये है इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ, और सब कुछ जो इंस्टीट्यूट पूछती है वो अपने मटेरियल से ही पूछती है। मैंने सिर्फ क्या किया है, इंस्टीट्यूट के ही स्टडी मटेरियल को, आरटीपी को, प्रैक्टिस मैनुअल को, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स को इस तरह से कंप्लाई किया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में हो जाए बहुत ज्यादा आसानी। और साथ ही साथ मैंने क्रिएट की है ये चार्ट बुक जिसमें पूरा करिकुलम जो है वो कवर हो जाएगा इन दीज 50 चार्ट्स एंड दीज 25 पेजेस। तो आइए ये कोर्स की हम थोड़ा सा शुरुआत आज से कर लेते हैं। आ जाइए। हाँ, और एक चीज ये कोर्स शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल से मैं चाहती हूँ आप लोग एक नोटबुक आपके साथ रखिए, साथ ही साथ एक पेन कैरी करना और स्टिक नोट्स जो होते हैं ना वो अपने साथ कैरी करना, क्योंकि बहुत बार मैं कुछ एग्जाम्पल्स डिक्टेट करती हूँ या कुछ सेंटेंसेस क्लास में डिक्टेट करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये सारी चीज़ों को लिखें और वहीं कॉन्सेप्ट के वहाँ पे चिपका दे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप स्टिक नोट्स कैरी करो, एक मार्कर पेन आप कैरी करना, क्योंकि मेरी बुक्स कलर्ड बुक्स है और उसका प्रिंट ग्लॉसी है, ठीक है? तो आप वो मार्कर पेन से वो सारी चीजें लिख सकते हो। एंड अगर आप नॉर्मल पेन यूज कर रहे हो प्लीज यूज अ ब्लैक बॉल पेन, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई किया है कि ओनली ब्लैक बॉल पेन विल बी अलाउड टू बी यूज्ड इन द एग्जामिनेशन, जिसकी वजह से आप दूसरी कलर की पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी से अगर आप ब्लैक बॉल पेन यूज करना शुरू करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको हैबिट हो जाएगी उस पेन से लिखने के लिए, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, जो आपको हेल्पफुल होगा इन दोज 3 आवर्स ऑफ एग्जामिनेशन, है ना? तो देखिए ये कोर्स के बारे में मैं बात कर रही थी। कोर्स जो है 100 मार्क्स का है, और यही 100 मार्क्स का जो पेपर है उसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया है, लॉ एंड इंग्लिश। लॉ 60 मार्क्स एंड इंग्लिश 40 मार्क्स, ऐसे करके हमारा पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग कुल मिला के होता है फॉर 100 मार्क्स। चलो आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, अच्छा अगर पीडीएफ की लिंक नहीं है डोंट वरी, जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा अपलोड करने के पहले मैं वो लिंक जो है वो नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। डोंट वरी, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, आप उस चीज के लिए टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। करंटली आप सिर्फ उस चीज पे फोकस कीजिए जो मैं आपको बोल रही हूँ। आज वैसे भी मैं अपने स्टडी मटेरियल का यूज नहीं करने वाली हूँ क्योंकि आज पहला दिन है ना, तो आज आपको नोट्स की जरूरत नहीं है।
वो आपको नोट्स रेडी रखने होंगे फॉर टुमारोज लेक्चर। आज आपको सिर्फ सुनना है जो भी सारी चीजें मैं आपको बोल रही हूँ। ओके, डोंट वरी, नोट्स की जिम्मेदारी वापस से मैं कह रही हूँ वो मेरी है, भरोसा रखिए, है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमने कानून बनाया? वाई द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ? कोई बताना चाहेगा? आप लोगों के कमेंट्स मैं अभी लाइव रीड कर रही हूँ, आप लोग अगर बताना चाहते हो तो प्लीज बताइए, बताइए मुझे क्यों आपको लगता है कि लॉ का होना जरूरी है। कम ऑन, टेल मी। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें कानून को बनाना पड़ा, या कॉन्ट्रैक्ट, या चाहे जो भी लॉ हो वो हमने क्यों बनाया होगा? ये पीपीटी की तरफ देखिए। बहुत जमाने पहले जब मोटर व्हीकल्स नहीं थे, तब क्या होता था? मैन यूज टू वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह पे वो चल के जाता था। अब देखो, जब वो जमाने की बात थी जब एक पर्सन चल के दूसरे जगह पे जा रहा था, तब कोई दिक्कत ही नहीं थी। दिक्कत क्यों नहीं थी? क्योंकि मैन हैड ब्रेन्स। तो ऐसा तो कभी आपने सुना नहीं होगा, देखो वो सामने से आ रही है, मैं सामने से जा रहा हूँ, और चलते चलते अचानक से हमारा एक्सीडेंट हो गया। क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली हमें ये सिग्नल देता था कि सामने से कोई आ रहा है, सो वी हैव टू स्टॉप सो दैट वी डोंट क्लैश इनटू ईच अदर। वही चीज थी। थोड़े समय बाद क्या हो गया? थोड़े समय बाद वी स्टार्टेड मेकिंग हॉर्स कैरेजेस। हॉर्स कैरेजेस यूज करने लग गए, बुलक कार्ट्स यूज करने लग गए। पर जब कैरेजेस यूज करने लग गए, तभी भी ऐसा कभी नहीं सुनने में आया कि दो हॉर्स कैरेजेस, दो हॉर्सेस जो एक अचानक से एक दूसरे से टकरा गए और उनके बीच में एक्सीडेंट हो गया। क्यों? बिकॉज फाइनली इवन एनिमल्स हैव ब्रेन एंड दे अंडरस्टैंड कि अगर सामने से कोई आ रहा है तो हमें रुकना है। बट देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, बदलते वक्त के साथ क्या हुआ? टेक्नोलॉजी भी बदली गई और हमने डेवलप करना शुरू कर दिया व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स। अब देखो, मोटर व्हीकल्स में तो ब्रेन होता नहीं है, होता है क्या? नहीं होता है ब्रेन। होने क्या लग गया? मोटर व्हीकल्स में ब्रेन नहीं होता था, वो तो मशीन थी, और इन्हीं मशीन को कंट्रोल करते थे ह्यूमन बींग्स। बट जहां पे मशीन है, हो सकता है मशीन में फेलियर भी हो जाए, तो उस वजह से रोड एक्सीडेंट्स बढ़ने लग गए। देखो स्क्रीन पे आपको नजर आने लग गया। देखो उस इंसान की ब्रेक ही फेल हो गई, तो कैसे जोर से उसने दूसरे व्हीकल को डैश किया। अब देखो, गलती किसी की भी नहीं, मशीन फेल हो गई, बट जान तो खतरे में गई दो लोगों की ना। तो अब देखो, ऐसे होने लग गए रोड एक्सीडेंट्स। रोड एक्सीडेंट एक या दो होते तो ठीक था, बट धीरे धीरे जैसे व्हीकल्स बढ़ने लग गए, क्या होने लग गया? एक्सीडेंट्स भी इंक्रीज होने लग गए। एक्सीडेंट्स तो इंक्रीज होने लग गए, तो अब सरकार को लगा, अब गवर्नमेंट को लगा कि अब इन्हीं रोड एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हमें हमें कोई तो कानून को बनाने की जरूरत है, कोई तो रूल्स बनाने की जरूरत है, ताकि लोग सिस्टमैटिकली ये रूल्स को फॉलो करें, और क्या करें? ये एक्सीडेंट्स जो है इनकी गिनती कम हो जाए। देखो, मैं ये तो नहीं कह सकती कि कानून आने से एक्सीडेंट जीरो हो गए, बट यस, सिस्टमैटिकली अब व्हीकल्स जो लोग चलाते हैं, जो लोग फॉलो करते हैं, उस वजह से क्या हो गया है? जो गिनती थी वो जरूर डिक्लाइन हो गई है। आप इमेजिन कीजिए, अगर ट्रैफिक रूल्स होते ही नहीं, ड्रिंक एंड ड्राइव के रूल्स होते ही नहीं, तो क्या माहौल होता? ये माहौल होने के बावजूद अगर एक्सीडेंट्स इतने हैं ना होते, तो क्या होता? आप खुद सोचो। इसीलिए सरकार ने क्या सोचा, हमें एक रूल बुक ही बनानी चाहिए। इसी रूल बुक में क्या किया गया? इसी रूल बुक में हमने डाले सारे रूल्स रिलेटिंग टू द ट्रैफिक।
और इसी रूल बुक को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों भी हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में हमने ये रूल बुक को डाल दिए, और जब दोनों भी हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में ये रूल्स पास हुए, दोनों भी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मतलब क्या, लोकसभा एंड राज्यसभा, वी गेव इट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए कंसेंट दिया, ये पर्टिकुलर कानून जो है ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया, बन गया हमारा लॉ, हमारी एक्ट जिसका नाम है द मोटर व्हीकल्स एक्ट। डोंट वरी, ये कानून आपके सिलेबस में है नहीं, बट ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया ताकि आपको समझ में आए कि कानून जो है वो बना क्यों, क्यों कानून का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे हमारे सिलेबस में तो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आप पूछोगे मैम मोटर व्हीकल्स का समझ गया लॉजिक, पर हमें ये बताइए कि क्यों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया है, व्हाट वाज द रीजन दैट वी इंट्रोड्यूस द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, द वर्ल्ड बिकेम अ स्मॉलर प्लेस टू लिव इन, एंड बिकॉज द वर्ल्ड बिकेम अ स्मॉलर प्लेस टू लिव इन, ट्रेड बढ़ने लग गया, कॉमर्स बढ़ने लग गया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन होने लग गया, लिबरलाइजेशन होने लग गया, और प्राइवेटाइजेशन होने लग गया। तो अब बिकॉज द वर्ल्ड बिकेम अ स्मॉलर प्लेस टू लिव इन, what happened is trade increased, commerce increased, बट जैसे जैसे ट्रेड बढ़ने लग गया, जैसे जैसे कॉमर्स बढ़ने लग गया, प्रॉब्लम ये आने लग गई कि बहुत सारे फ्रॉड्स बढ़ने लग गए ना। आपने सुना ही होगा, सहारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में कुछ समय पहले बहुत ही बड़ा स्कैंडल हुआ था, जिसके वजह से वो ग्रुप के जो डायरेक्टर थे सुब्रतोय रॉय सहारा, उनको 3 साल की जेल भी हुई थी। फिर आपने ये फेमस कंपनी के बारे में सुना ही होगा, सत्यम लिमिटेड। सत्यम लिमिटेड में भी जो स्कैंडल हुआ था, उसके वजह से रामलिंगा राजू जो थे, उनको भी जेल की सजा सुनाई गई थी। तो बेसिकली क्या होने लग गया, बिजनेस तो बढ़ने लग गया, ट्रेड तो बढ़ने लग गया, कॉमर्स तो बढ़ने लग गया, बट ये बढ़ते ट्रेड के साथ, ये बढ़ते कॉमर्स के साथ फ्रॉड्स भी बढ़ने लग गए, स्कैंडल्स भी बढ़ने लग गए। और अब आप इमेजिन कीजिए, अगर ये लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो ये तो खुले आम चोरी करेंगे, लूटेंगे सब लोगों को। इसीलिए क्या हो गया, सरकार ने सोचा, ये मैं बात कर रही हूँ 1918, सॉरी, ये जो चीज है मैं बात कर रही हूँ 1872 की, तब सरकार ने सोचा कि बस अभी हमें कोई तो रूल्स बनाने पड़ेंगे रिलेटिंग टू ट्रेड एंड कॉमर्स, ताकि लोग एकदम इज्जत में, लोग एकदम शिद्दत में एक दूसरे के साथ ट्रेड करें और एक दूसरे के साथ कॉमर्स करें। तो उन्होंने बना दी एक रूल बुक, जिसमें लिखा गया कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कब होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो फिर उसके बाद कौन सी सजा होगी, किसको सजा होगी, क्या हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, अगर हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं तो हम कितने अमाउंट का डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, हम अगर केस फाइल कर सकते हैं तो कितने समय में हमें केस फाइल करना होगा। ये सारी चीजें जो है ये लिखी गई थी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, और यही रूल्स पार्लियामेंट में पास हुए, प्रेसिडेंट ने कंसेंट दिया, और हमारी एक्ट बन गई जिसका नाम था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ऐसे करके हमारा बना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यही जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये आपके सिलेबस का पहला एक्ट रहेगा, और यही एक्ट का जो वेटेज है, 60 मार्क्स में से अप्रोक्सीमेटली 25 टू 30 मार्क्स का जो वेटेज है इज टू अ सिंगल एक्ट, एंड दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना। और यही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 6 यूनिट्स है जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। बट बिफोर दैट, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, कोई भी कानून जो है वो बनता कैसे है, लॉ बनता कैसे, लॉ क्यों बनता है, वो मैंने अभी आपको बताया है। बट मैं चाहती हूँ अब आप ये बताओ कि कानून जो है वो बनता कैसे है, कानून को कैसे बनाया जाता है।
देखो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ, आपके सिलेबस में है द कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर ये कंपनीज एक्ट 2013 बना है, ये कैसे बना है? सबसे पहली बात तो क्या हुआ है, इसी कानून को बनाने के लिए जो मिनिस्ट्री है, हम उसको कहते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। क्या कहते हैं उसको? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यही MCA जो है, MCA, उसके लोग एक ड्राफ्ट बनाते हैं और इसी ड्राफ्ट को जो है वो ले डाउन किया जाता है इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मतलब क्या? एक साइड पे है हमारा लोकसभा और दूसरी साइड पे है हमारा राज्यसभा। आप लोगों ने आपकी हिस्ट्री सिविक्स में स्कूल टाइम में पढ़ा ही होगा लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट के बारे में। जैसे ही ये ड्राफ्ट, ये प्रपोज्ड बिल जो है, ये प्रपोज्ड एक्ट जो है बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में ले किया जाता है, उसी के बाद क्या किया जाता है, ये दिया जाता है टू आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यही प्रेसिडेंट जैसे ही अपना कंसेंट देता है इस बिल को, ये पर्टिकुलर बिल मतलब ये ड्राफ्ट जो है बन जाता है एक एक्ट, जिसको हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं द कंपनीज एक्ट 2013। ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट, ये बिल, ये रूल बुक अब बन जाती है एक कानून, एक लॉ का हिस्सा बन जाती है, ये एक्ट बन जाती है जिसका नाम था द कंपनीज एक्ट 2013। और यही एक्ट जो है वो जब पब्लिश किया जाता है ऑफिशियल गैजेट में, इसी नोटिफिकेशन में लिखा जाता है कौन से तारीख से ये कानून एप्लीकेबल हो जाएगा। उसी के बाद से जो जो लोगों को ये कानून एप्लीकेबल होगा उन लोगों को इस पर्टिकुलर एक्ट के सारे सेक्शंस को फॉलो करना होगा। तो देखो कंपनीज एक्ट को थोड़ी सी देर साइड में रखते हैं, हम लोग बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो पहला एक्ट होने वाला है जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहली बात तो पूरा एक्ट आपको फाउंडेशन के कोर्स में नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आपको पढ़ाया जाने वाला है दो हिस्सों में। आपके सारे बेसिक प्रोविजंस जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो पढ़ाए जाने वाले हैं यहाँ पे मतलब कहाँ पे? सीए फाउंडेशन में। और सारे के सारे आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो पढ़ाए जाने वाले हैं वहां पे मतलब कहाँ पे? आपके सेकेंड लेवल पे कोर्स के, एंड दैट इज द सीए इंटरमीडिएट का कोर्स। सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स मतलब सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 75, मतलब इन ऑल यू हैव 75 sections that you all will be learning in the Indian Contract Act at the CA फाउंडेशन लेवल। और सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कौन से? इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी। ये 5 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है आप पढ़ने वाले हो इन सीए इंटरमीडिएट। देखो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तो दो हिस्सों में डिवाइड किया है, बट अगर आप देखोगे आपके कोर्स को अगर एकदम ध्यान से आपने देखा होगा, आप रियलाइज करोगे पूरे करिकुलम में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ाए जाने वाले हैं फाउंडेशन में, इंटर में और सीए फाइनल में भी। वो है एक अकाउंट्स और दूसरा सब्जेक्ट जो है दैट इज माय सब्जेक्ट एंड दैट इज ऑफ लॉ। मतलब आप खुद इमेजिन कीजिए कानून कितना इंपॉर्टेंट है एक सीए के लाइफ में। अकाउंट्स की जितनी इज्जत इंस्टीट्यूट ने दी है उतनी ही रिस्पेक्ट इंस्टीट्यूट ने दी है लॉ की, जिस वजह से इंस्टीट्यूट ने उसको तीनों भी स्टेजेस पर डाला है। सिर्फ उतना ही नहीं, इंस्टीट्यूट ने उसको इतना इंपॉर्टेंस दिया है कि इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन में भी लॉ को रखा है सब्जेक्टिव। इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स जैसे ऑब्जेक्टिव रखा ही नहीं। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो द इंपॉर्टेंस, द रोल ऑफ लॉ इन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लाइफ। तो देखिए इसी तरह से बनता है हमारा कानून। कोई भी कानून को आप उठा लो, चाहे वो कंपनीज एक्ट है या चाहे वो एलएलपी एक्ट है, एलएलपी एक्ट 2018, एवरी एक्ट इज मेड इन दिस पर्टिकुलर मैनर ओनली। कंसर्न मिनिस्ट्री के लोग ड्राफ्ट बनाते हैं, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में ले डाउन किया जाता है, जैसे ही वहां से पास हो जाता है इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसेंट, और जैसे ही प्रेसिडेंट कंसेंट दे देता है वो एक्ट हो जाता है। और इसी एक्ट को हम नोटिफाई करते हैं इन द ऑफिशियल गैजेट। कुछ लोग पूछेंगे मुझे मैम ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? ऑफिशियल गैजेट इज नथिंग बट इट इज लाइक अ गवर्नमेंट पब्लिकेशन, और उसी नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि कौन से तारीख से ये कानून जो है वो सभी लोगों को एप्लीकेबल होने वाला है। अच्छा,
हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो साइंस बैकग्राउंड से 11th 12th में साइंस किया है और अब सोचा है कि हम सीए करें, तो क्या आप लोगों को लॉ के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे? नो, फॉर्चुनेटली फॉर यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, जितना नया आपके लिए मतलब साइंस स्टूडेंट्स के लिए लॉ है, उतना ही नया कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी लॉ नया है। बिकॉज लॉ जो है सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस होता है फाउंडेशन में ही। 11th 12th में कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी लॉ नहीं था। सो इट इज द बेस्ट थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, ऑल थ्री स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी एट पार। आप लोग एक लेवल पे हो, इक्वल लेवल पे हो, सभी के लिए लॉ जो है एक टोटली न्यू सब्जेक्ट रहने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। चलो शुरुआत करते हैं इस सब्जेक्ट की। तो चलो शुरुआत करते हैं इस सब्जेक्ट की, और ये सब्जेक्ट का पहला एक्ट जो है जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज गोइंग टू बी द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैं स्क्रीन पे लिखना चाहती हूँ इसी एक्ट का नाम। आप गौर से देखिए वो तरीका जिस तरह से मैंने ये कानून का नाम लिखा है। देखो, द टी कैपिटल है, इंडियन आई कैपिटल है, कॉन्ट्रैक्ट सी कैपिटल है, एक्ट ए कैपिटल है, 1872। तो अब आप पूछोगे, या इनफैक्ट मैं आपको पूछना चाहती हूं कि मैंने हर एक शब्द का पहला लेटर जो है उसको कैपिटल में क्यों लिखा है? क्या वो इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि प्रेजेंटेशन काफी अच्छा लगे? आज पहला दिन है तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इम्प्रेस करूँ? नो प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो क्या रीजन है कि मैंने हर कोई वर्ड का, हर एक वर्ड का, द का टी कैपिटल, इंडियन का आई कैपिटल, कॉन्ट्रैक्ट का सी कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल, हर एक शब्द का पहला लेटर मैंने आखिर कैपिटल में क्यों लिखा है? देखो, मैं कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ा रही हूँ? लॉ, कानून पढ़ा रही हूँ मैं आपको। और कानून की ये जो दुनिया है ना, ये अपनी दुनिया है। ये अपने सपने खुद सजाता है और ये अपनी दुनिया खुद बसाता है। इनफैक्ट हर एक वर्ड का एक अलग ही मतलब होता है इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ लॉ। तो इसीलिए अगर उसका मतलब अलग है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। देखो, ये वर्ड है एक्ट विद अ स्मॉल ए। बहुत बार इनफैक्ट ऐसा होता भी है जब हम हमारे दोस्तों से बातें करते हैं, हम इस शब्द को इस्तेमाल भी करते हैं, एक्ट। जैसे कि हमने हमारे दोस्त को कह दिया, हाउ कुड यू एक्ट इन सच अ मैनर। बट जब हम इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं एक्ट, एक्ट को हम मीन करना चाहते हैं एक्शन। बट देखो, यही एक्ट का मतलब एक्शन होता है लेमैन की लैंग्वेज में, जब हम एक दूसरे से कैजुअली बात करते हैं। बट एक्शन हम नहीं मीन करना चाहते हैं जब हम लिखना चाहते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहां पे जब मैंने एक्ट इस शब्द को लिखा है, यहां पे जब मैंने एक्ट इस शब्द को लिखा है विथ अ कैपिटल ए, विथ अ कैपिटल ए, अब सब लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे उन्हीं चीजों पे जो मैं कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ लाइव चैटिंग जो भी चालू है इस मोमेंट से बंद हो जाए। यू विल हैव टू गिव योर 100% अटेंशन ऑन व्हाटएवर आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ। अभी तक तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। इट इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हाथ जोड़ के मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज चैटिंग करना बंद कर दीजिए। चैटिंग करने के लिए आपको आपकी जिंदगी मिली है। ये कोर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो समझ लो आपकी जिंदगी सवार जाएगी, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। एंड all these lectures are for you all.
इट इज नॉट फॉर मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं लाइव आई हूँ इट इज बिकॉज ऑफ योल, ये सारी चीजें जो हो रही है वो आप लोगों के लिए हो रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब लोगों से चैटिंग करना बंद कर दीजिए और आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कीजिए सब्जेक्ट पे, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू कर दिया है, ठीक है? ओके, सुनो मेरी बात। एक्ट जब मैं लिखती हूँ विद अ कैपिटल ए, इट मीन्स दैट दिस इज अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लेजिस्लेचर, इट इज अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लेजिस्लेचर। का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है जो मैंने अभी आपको बताया कि अब रूल्स बने थे, ड्राफ्ट बना था, ड्राफ्ट पार्लियामेंट में गया था, पार्लियामेंट से पास होके प्रेसिडेंट के पास गया था, प्रेसिडेंट ने कंसेंट दे दिया और अब ऑफिशियली ये बन चुका है हमारे भारत के कानून का हिस्सा, जो अगर आपको एप्लीकेबल है तो आपको फॉलो करना होगा। तो इसीलिए मैंने उसको स्मॉल ए ना लिखते हुए दिया है एक कैपिटल ए। तो देखो, एक्ट इसका मतलब टोटली कुछ और ही है। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। देखो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक शब्द हो सकता है, बस इसी शब्द के अलग अलग मतलब हो सकते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट लॉज। तो इसीलिए कानून में हर कोई वर्ड जो आप लिखते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट की वर्ड्स को आपको उसी तरह से लिखना होगा जिस तरह से कानून में लिखा गया है। जैसे कि देखिए, ये शब्द है माइनर, सब लोग प्लीज कंसंट्रेट कीजिए, ये शब्द है माइनर। आई जस्ट पुट ऑन द चार्जर ऑफ द लैपटॉप। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बैटरी लो हो रही थी इसलिए चार्जर लगाया मैंने। सुनो मेरी बात, ये जो शब्द है माइनर, अगर आप देखोगे अलग अलग कानून में इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि देयर आर 3 एक्ट्स, जिसमें से 2 कानून के बारे में तो शायद से आप जानते होंगे और एक कानून के बारे में मैं खुद आपको पढ़ाने वाली हूँ। पहला कानून जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसी एक्ट में ना माइनर शब्द को डिफाइन भी किया है। मैं जब आपको यूनिट नंबर 3 पढ़ाऊंगी ना तब मैं आपको बताऊंगी माइनर ये शब्द का क्या मतलब होता है। बट हल्की सी झलक करेंटली मैं आपको देना चाहती हूँ माइनर इस शब्द की। तो देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो कहता है माइनर वो बच्चा होता है हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज। एनसी मतलब नॉट कंप्लीटेड है, नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज। बट कुछ स्पेशल केसेस में वी रिगार्ड अ चाइल्ड एज अ माइनर टिल द टाइम ही हैज नॉट कंप्लीटेड 21 इयर्स ऑफ एज। जैसे कि अगर सपोज वो बच्चा अनाथ है, स्पेशल केस में हम लोग उसको माइनर रिगार्ड करेंगे टिल द टाइम ही इज 21 इयर्स ऑफ एज। दूसरा कानून है भारत देश में ही, और एक दूसरा कानून है विच इज रिलेटिंग टू मैरिज। अब मैरिज से रिलेटेड ये जो कानून है उसमें लिखा गया है दैट अ माइनर कैन नॉट गेट मैरिड। और अगर माइनर ने शादी की तो ये जो शादी होती है ये नल होती है, मतलब एनफोर्सेबल नहीं होती, ये वॉइड एप इनिशियो, दिस कैन नॉट हैपन, इट इज रिस्ट्रिक्टेड, अ माइनर कैन नॉट गेट मैरिड। बट अ मेजर कैन गेट मैरिड, अ मेजर कैन गेट मैरिड। तो अब माइनर कौन होता है, मेजर कौन होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है? उसकी डेफिनेशन इस कानून में बताई गई है अकॉर्डिंग टू योर जेंडर। मतलब अगर ये कोई लड़का है ही कैन गेट मैरिड only after completing 21 years of age, whereas girls can get married once they have completed 18 years of age. तो आप कहोगे मैम why should only girls have all the fun? Well, the answer to this question is not a matter of fun. सिमिलरली और एक तीसरा कानून है विच इज रिलेटिंग टू वोटिंग। और वोटिंग का ये जो कानून है वो कहता है ओनली अ मेजर कैन वोट, मीन्स अ माइनर कैन नॉट वोट। बट यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया है कि चाहे आप लड़का हो या चाहे आप कोई लड़की हो, बोथ कैन वोट वंस दे हैव कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज। तो आप बोलोगे मैम, ओ मैम ये देखो ना, क्या कानून ये कहना चाहता है कि भाई 18 पे लड़के देश तो चला लेंगे, वो चलाना आसान है बट घर नहीं चला पाएंगे? देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
हर एक कानून का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक कानून का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, और उसी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत सारे शब्दों को डिफाइन किया जाता है। तो इसीलिए जब मैरिज का कानून बना, उसी मैरिज के कानून के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सारे वर्ड्स को डिफाइन किया गया। वैसे ही जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी सारे शब्दों को डिफाइन किया गया है अंडर द एक्ट इटसेल्फ। सेक्शन नंबर 2 आप लोग देखोगे इज ऑल अबाउट डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 1 एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है, और सेक्शन नंबर 2 बात करता है सारे के सारे डेफिनेशंस के बारे में। तो अगर आप रियलाइज करोगे कि सेक्शन 2 में माइनर ये शब्द को डिफाइन किया गया है, तो इसी कानून के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हमने इस पर्टिकुलर वर्ड को इसी एक्ट के लिए डिफाइन किया है। और उस वर्ड को मतलब यहां पे एग्जाम्पल में मैंने कौन सा वर्ड लिया है? माइनर। इसी माइनर को अगर हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा, हम उसी डेफिनेशन को रिफर करेंगे जो इस एक्ट में दी गई है। हम दूसरे कानून के माइनर शब्द के डेफिनेशन को रिफर नहीं करेंगे। देखो, शब्द एक, बट उसके मतलब जो होते हैं वो अनेक होते हैं। तो वही चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कानून की ये जो दुनिया होती है, ये अपनी दुनिया होती है। ये अपने सपने खुद सजाता है, और ये अपनी दुनिया जो है वो खुद बसाता है। ऐसा हो सकता है that a particular word means something in a particular act and it means totally something different in some other act। तो हमें उसी वर्ड को उसी तरह से इंटरप्रिट करना है, समझना है जिस तरह से उस कानून में डिफाइन किया गया है। हाँ या ना बच्चों? यस, वेरी गुड। तो देखो, आज के लिए मैं कुछ ज्यादा आपको पढ़ाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आज पहला ही दिन था। जितना भी आज हमने किया है मैं उसे एक बार 2 मिनट में रिवाइज करना चाहती हूँ, और फिर आज के लिए हम बस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था आपके सिलेबस के बारे में। तो आपके सिलेबस का नाम जो है, आपके सब्जेक्ट का नाम जो है, दैट इज बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसको हम शॉर्ट में इंग्लिश कहेंगे। सो बेसिकली आपके पेपर नंबर 2 में दो चीजें हैं, लॉ और इंग्लिश। लॉ 60 मार्क्स और इंग्लिश जो है वो 40 मार्क्स। इसी लॉ में मैं आपको 5 एक्ट्स पढ़ाने वाली हूँ, जिसकी शुरुआत कल से मैं करने वाली हूँ, फ्रॉम द फर्स्ट एक्ट दैट इज ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ये लेक्चर खत्म होने के बाद जब ये लेक्चर मैं अपलोड करूंगी, इसी चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 के नोट्स जो है मैं पीडीएफ में लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिसको आपको डाउनलोड करना है। और अगर पॉसिबल है प्लीज उसका प्रिंट आउट रेडी रखना बिफोर कमिंग फॉर टुमारोज लेक्चर, है ना। साथ ही साथ आपके पास होनी चाहिए एक पेन और एक नोटबुक। ये आपका प्रिपरेशन होगा कल के लेक्चर के लिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जिसको इंस्टीट्यूट ने 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है। एक है फाउंडेशन, जिसमें 1 to 75 सारे बेसिक प्रोविजंस है, और बाकी के सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो आपको इंटर में पढ़ाए जाएंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, एलएलपी एक्ट के कुछ सेक्शंस है, और कंपनीज एक्ट तो पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट होता है 470 सेक्शंस का। कितने? 470 सेक्शंस का। बट आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 470 सेक्शंस में से सिर्फ बेसिक सेक्शंस जो है, शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, कॉर्पोरेट व्हील क्या होती है, मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, सिर्फ बेसिक प्रोविजंस जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा एट द फाउंडेशन लेवल। सो बेसिकली इंस्टीट्यूट ने हल्का सा डोज आपको देने की कोशिश की है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एट द फाउंडेशन लेवल। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। और यही कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 से लेकर 148 पढ़ाए जाएंगे इन सीए इंटर, 1 to 1 एवरीथिंग। 148 तक वो पढ़ाया जाएगा इन इंटरमीडिएट बाय मी ओनली। और फाइनली होता है सीए फाइनल, और जिस सीए फाइनल में आपको पढ़ाए जाएंगे बाकी सारे प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, दैट इज सेक्शन नंबर 149 से लेकर सेक्शन नंबर 470, वो पढ़ाया जाएगा आपको इन सीए फाइनल, है ना। तो कंपनीज एक्ट का थोड़ा सा सिलेबस, एकदम छोटा सा डोज इंस्टीट्यूट ने आपको देने की कोशिश की है, ओनली द बेसिक प्रिंसिपल्स एट द सीए फाउंडेशन लेवल।
आज मैंने आपको बताया लॉ को बनाते कैसे है, तो मैंने आपको बताया था ड्राफ्ट बनाया जाता है, ड्राफ्ट को बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, जैसे ही पार्लियामेंट में पास हो जाता है इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसेंट, और जैसे ही प्रेसिडेंट कंसेंट देता है ये ड्राफ्ट एक्ट बन जाता है। बट एक्ट एप्लीकेबल तब नहीं होता, एप्लीकेबल कब से होता है, जब इसको पब्लिश किया जाता है ऑफिशियल गैजेट में, जो दिन दिया जाता है नोटिफिकेशन में इस ऑफिशियल गैजेट में, उसी दिन से ये कानून एप्लीकेबल हो जाता है, एनफोर्समेंट में आ जाता है। प्लस मैंने आपको बताया कोई भी कानून का नाम जब आप लिखते हो, आपको कानून का नाम लिखते वक्त हर एक वर्ड के पहले लेटर को लिखना होगा इन कैपिटल। तो ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात नहीं है, जो भी कानून आप पढ़ने वाले हो आपकी पूरी लाइफ में आपको डायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे लॉस पढ़ाए जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे लॉस पढ़ाए जाएंगे, बिजनेस लॉ में बहुत सारे लॉस पढ़ाए जाएंगे, आपको कॉर्पोरेट लॉ में बहुत सारे लॉस पढ़ाए जाएंगे। हर कोई कानून इंडिया में जो है उसका हर एक वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो होता है इन कैपिटल। जैसे कि मैंने आपको बताया द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हर एक वर्ड का, द का, इंडियन का, कॉन्ट्रैक्ट का, एक्ट का पहला लेटर जो है वो था इन कैपिटल। और प्लस अगर आप देखोगे कॉमा करके मैंने 1872 लिखा है, तो क्या ये 1872 मेरा लकी नंबर है? नहीं, ऐसा नहीं है। 1872 इज द ईयर इन विच दिस एक्ट वॉज मेड। ओके, एग्जैक्ट डेट क्या है वो हम उसके बारे में कल चर्चा करेंगे, क्योंकि कल मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इस कानून का पहला सेक्शन, दैट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल टुमारो। कल शायद ऐसा होगा 10 o'clock को आनंद सर लेंगे, फॉलोड बाय राज सर, देन हर्षद सर, और आखिरी का लेक्चर मेरा होगा 2 बजे। तो कल मैं आपको मिलूंगी एट 2 o'clock। प्लीज आपकी नोटबुक और आपकी पीडीएफ का प्रिंट आउट रेडी रखना। सी यू ऑल, बाय बाय।